सामने वाला कौन सी चाल चल सकता है ये कई खिलाड़ी समझ लेते हैं, लेकिन उस चाल के बाद की चाल क्या होगी ये केवल राजनीति के अद्भुत चाणक्य ही समझते हैं। यहां बात हम अमित शाह की कर रहे हैं। चुनावों से पहले जहां ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, अमित शाह की रणनीति ने उसे महाविजय में बदल दिया। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। विजय की ऐसी मुट्ठी बंद भाई चुनावी जीत के लिए अमित शाह ने कि विपक्ष अब मुट्ठी भर रह गया है। सीट की सियासत में चुनाव की बिसात पर एक एक गोटी शाह ने ऐसी रखी जहां नतीजा भी खुद ही पहले ऐलान करने लगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 160 सीट एनडीए की पार्टियों को मिलेगा, बाकी जो बच जाता है 160 से ज्यादा हमें मिलेगा, बाकी जो बच जाता है वो 22 पार्टियों में बटेगा। चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। चुनाव परिणाम आते ही दिल्ली से बिहार तक, बीजेपी से लेकर जेडीयू के दफ्तर तक में जीत की दिवाली होली मनाई जाने लगी, जिसमें अमित शाह की रणनीति प्रचार नीति का बहुत बड़ा जोर है। अमित शाह ने बिहार में कुल 36 रैलियां की, 33 जगहों पर एनडीए की जीत हुई, 92% स्ट्राइक रेट रहा। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। बिहार के चुनाव में अगर एनडीए इस बार इतिहास रच रहा है तो यकीन मानिए इसमें अमित शाह की रणनीति का बड़ा हाथ है। सबूत राघोपुर सीट है, जहां पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव तक को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ गया। 2020 में तेजस्वी यादव को राघोपुर से 38,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार राघोपुर से जीत हासिल करने के लिए तेजस्वी को कड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद वो 14,500 वोटों से यहां से जीत पाए, क्योंकि चुनाव से ठीक 5 दिन पहले अमित शाह ने तेजस्वी यादव की घेराबंदी कर दी थी। दरअसल 6 नवंबर को राघोपुर में मतदान होना था और उससे ठीक पहले यानी कि 5 दिन पहले 1 नवंबर को बीजेपी में राकेश रोशन को शामिल कराया गया। दरअसल राकेश रोशन वो शख्स हैं जिन्होंने 2020 में राघोपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 25,000 वोट हासिल किए थे। बताया जाता है कि राघोपुर में राजपूत समाज के अंदर राकेश रोशन की अच्छी खासी पकड़ है, जिसकी वजह से राघोपुर में तेजस्वी यादव इस बार घिर गए थे। अमित शाह की रणनीति 4 चीजों पर टिकी रही। टिकट बंटवारे में हंगामा कटने न पाए, किसी सीट पर बागी उठने न पाए, गठबंधन का आपसी वोट विपक्ष को बंटने न पाए, जहां मामला कमजोर हो वहीं पर सारा जोर। आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। असल में अमित शाह की रणनीति को अगर चुनाव में पूरी तरह समझना है तो कुछ वीडियो पर आपको गौर करना होगा। याद करिए अक्टूबर का महीना, पहले चरण का नामांकन पूरा होने वाला था। पटना में मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक रात में तब बयान दिया कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। इसके कुछ ही देर बाद सुबह उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया जाता है। वहां वो अमित शाह से मिलते हैं। मिलने के बाद कहते हैं हम साथ साथ हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में पवन सिंह पर बड़ा कंफ्यूजन था और फिर दिल्ली भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बुलाया जाता है।
मीटिंग के बाद विनोद तावड़े बाहर आकर ऐलान करते हैं, पवन सिंह बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। अब आपको लगेगा कि जो जीत बिहार में मिली है इसमें पवन सिंह का क्या रोल है, तो समझिए अमित शाह छोटे समीकरण से बड़ी सियासत कैसे साधते हैं। भोजपुर इलाके में 8 जिले में 49 सीटें आती हैं। एनडीए का बहुत कमजोर गढ़ है। 2020 में यहां एनडीए 11 सीट हासिल कर पाया था। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के निर्दलीय उतरने से इसी इलाके की काराकाट सीट एनडीए हार गया था। लेकिन पवन सिंह को एक साथ करके इस बार गणित अमित शाह ने पलट दिया। अब की बार भोजपुर में 49 में से 40 सीटें एनडीए ने जीती हैं। ये गठबंधन की सरकारें थी तब कुछ होता था? अरे जोर से बोलो, होता था? नहीं यार, होता था। कुछ भूल जाते हो। क्या होता था बताओ? चारा घोटाला होता था या नहीं होता था? बाढ़ का घोटाला होता था या नहीं होता था? जंगल राज आया था या नहीं आया था? अमित शाह ने टिकट बंटवारे से पहले अगर सब कुछ सेट किया तो फिर टिकट बांटने के बाद भी वोट बंटने नहीं दिया। बागी को मनाया। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट में बीजेपी की मौजूदा विधायक कुसुम देवी का टिकट काट दिया गया था। इस फैसले से नाराज कुसुम देवी ने खुले तौर पर बगावत कर दी थी और अपने बेटे अनिकेत कुमार का निर्दलीय नामांकन दाखिल करवा दिया था। शाह से मिलने के बाद पर्चा वापस लिया। पटना की मेयर और बीजेपी नेता सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार पटना साहिब से टिकट के दावेदार थे। जब पार्टी ने टिकट रत्नेश कुशवाहा को दे दिया तो शिशिर कुमार ने बगावत कर दी और पटना साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। शाह से मिलने के बाद पर्चा वापस लिया। अलीनगर से बीजेपी के संजय सिंह और पप्पू सिंह को संभावित प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर मैथिली ठाकुर ने बीजेपी में एंट्री ली और अलीनगर से टिकट पाने में कामयाब रही। इसके बाद खुलेआम मैथिली ठाकुर के चयन का विरोध होने लगा। अमित शाह ने संजय सिंह को मना लिया। नरकटियागंज विधानसभा सीट से बीजेपी की बागी रश्मि वर्मा ने निर्दलीय नामांकन वापस लिया। भागलपुर से अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत चौबे निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरने दफ्तर पहुंच गए थे। डीएम के दफ्तर से बिना पर्चा भरे वापस लौट गए। बेतिया विधानसभा सीट से बागी प्रकाश राय ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यह अमित शाह की ही रणनीति कही जाती है, जो चिराग पासवान ने पिछली बार नीतीश कुमार के वोट काटे थे। अब की बार वही चिराग शाह की रणनीति के तहत नीतीश कुमार के साथ एकदम मिलकर रहे। चिराग ने पैर नीतीश के छुए तो छठ के कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी चिराग के घर पहुंचे। ऐसे ही अमित शाह की रणनीतियों का नतीजा है कि बिहार में नया इतिहास रचा गया है।